आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है कि एक बार फटाफट से बताइए, सो दैट हम स्टार्ट कर पाए अपना सेशन आज का। कैसे हैं तुम लोग? आई होप दिवाली आपकी अच्छी रही होंगी। हैप्पी दिवाली सभी को मेरी तरफ से। चलिए, लेट्स स्टार्ट। ओके, आ जाओ फटाफट से आ जाओ। बिलेटेड कहाँ भाई, चल रही है अभी। बिलेटेड थोड़ी ना होती है। चलो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं मुद्दे की बात। सो लास्ट सेशन में अगर आपको याद आ रहा होगा तो हम लोगों ने बात कर रहे थे कुछ न्यूज़ेस की कि सुपरवाइजरी एक्शन लिया गया। मैं नोट शेयर कर लेता हूँ फट से स्क्रीन पे, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो हमने लास्ट क्लास के अंदर ये डिस्कशन करे थे कि सुपरवाइजरी एक्शन लिया गया हुआ है किसके ऊपर? कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर। किसने लिया है? आरबीआई ने। क्या लिया हुआ है? सुपरवाइजरी एक्शन लिया हुआ है किसके ऊपर? कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, ठीक है ना। किस और उसके अगेंस्ट में कोटक महिंद्रा बैंक को क्या बोला हुआ है, क्या मना किया हुआ है? मेरे साथ रिपीट करेंगे कि नए कस्टमर्स वो ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग के थ्रू नए कस्टमर्स नहीं बना सकता है, ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, और ना ही फ्रेश क्रेडिट कार्ड्स वो क्या कर सकता है? इशू कर सकता है। ये बातें हमने देखे थे। फिर हमने देखे थे कि आरबीआई के अंदर टी रविशंकर साहब को डेप्यूटी गवर्नर बोल के दोबारा से रीअपॉइंट उनको किया गया है ना। पहले भी वो डेप्यूटी गवर्नर ही थे आरबीआई के, बट फिर से उनको डेप्यूटी गवर्नर बोल के क्या करा गया? अपॉइंट किया गया। आरबीआई के अंदर एक गवर्नर होता है, उसके अंडर में चार गवर्नर के अंडर में क्या होते हैं भाई लोग? चार डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं। ये सारी बातें हमने देखे थे। इसके अलावा एक और पॉइंट हमने देखे थे जिसमें आरबीआई जो है वो हर साल 2016 से क्या करते हुए आ रहा है? फाइनेंशियल लिटरेसी वीक बोल के सेलिब्रेट करते हुए आ रहा है। सिंस 2016 एवरी ईयर आरबीआई सेलिब्रेटिंग व्हाट? फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, ठीक है ना। हर साल कर रहा है, इस साल भी किया था, ठीक है ना। इस साल भी किया था 2024 में। उसकी थीम क्या थी फाइनेंशियल लिटरेसी वीक की? मेक अ राइट स्टार्ट बिकम फाइनेंशियली स्मार्ट। मेक अ राइट स्टार्ट बिकम फाइनेंशियली स्मार्ट। बोलो फटाफट से, रिपीट करेंगे तो बहुत ज्यादा इजी पड़ेगा, नहीं रिपीट करेंगे तो इजी नहीं पड़ेगा फिर। क्लियर? उसके बाद हमने आगे बात करना है। एक छोटी सी पॉइंट हमारा डिस्कशन का बचा था कि इंडियन ट्रेवलर्स कैन नाउ यूज फोन पे यूपीआई पेमेंट। इंडियन ट्रेवलर्स कैन नाउ यूज फोन पे यूपीआई पेमेंट ओवर 8,000 merchants in Singapore. We all know that what is UPI. UPI means Unified Payment Interface. What is UPI? Unified Payment Interface. अरे वही अपना स्कैनर के थ्रू क्या करना? पेमेंट करना। कहीं पे भी हम जाते हैं तो स्कैन करो, स्कैनर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? पेमेंट कर सकते हैं। ये सिस्टम अभी तक इंडिया के अंदर ही एग्जिस्ट कर रहा था, इंडिया के अंदर ही चल रहा था। मतलब जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों को बता दूं भाई, ये जो यूपीआई सिस्टम है, कई लोगों को लगता है कि ये फॉरेन कंट्री से इंडिया में आया हुआ है। नहीं, ये सिस्टम इंडिया में ही डेवलप हुआ है, इंडिया में ही बना हुआ है। वेन एवर यू गो टू फॉरेन कंट्री, वहां पे आपको ये सिस्टम नहीं मिलेगा। यानी आप अगर इंडिया से बाहर जा रहे हो तो वहां पे आपको ये स्कैनर का सिस्टम अवेलेबल नहीं होगा। वहां पे आपको डायरेक्टली बैंक कैश में या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से क्या करनी पड़ती है? पेमेंट करनी पड़ती है। ये फैसिलिटी इंडिया के अंदर ही है, एग्जिस्ट करती है। बट हमारी कंट्री के अंदर जो फोन पे करके कंपनी है, हमारी कंट्री में जो फोन पे करके कंपनी है, फोन पे ने क्या करा? सिंगापुर के अंदर भी ये सिस्टम डेवलप करा। फोन पे ने सिंगापुर के अंदर भी ये सिस्टम को क्या कर दिया? डेवलप कर दिया। और अब सिंगापुर के अंदर भी 8,000 मर्चेंट्स, मतलब दुकानदार, दुकानें, शॉप्स, बिजनेसमैन, तो 8,000 मर्चेंट्स है सिंगापुर के अंदर, जहां पे आप अब काय के थ्रू पेमेंट कर सकते हो? यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। तो अब ये सिस्टम सिंगापुर के अंदर भी चले गया है और वहां पे आप 8,000 दुकानों में इसका यूज कर सकते हो। सिंगापुर बहुत छोटी जगह है, वहां पे 8,000 दुकानों का मतलब आप ये समझ लो ऑलमोस्ट पूरा सिंगापुर कवर हो गया। वहां पे 8,000 दुकानों का मतलब आप ये समझ लो, मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, पूरा सिंगापुर कवर हो गया, ठीक है ना। हाँ, ओनली फोन पे सिंगापुर में ये कम समझो बात को। ये फोन पे ही कंपनी जो है उन्होंने सिंगापुर में डेवलप किया है। अब तुम वहां पे जाके गूगल पे यूज करोगे तो वो गूगल पे वहां पे नहीं चलेगा। ओनली फोन पे से आप वहां पे क्या कर सकते हो? पेमेंट कर सकते हो सिंगापुर के अंदर। ये फैसिलिटी डेवलप कराई गई है। तो ये छोटी सी ये क्या थी? न्यूज़ेस थी, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस है। अब इसके नीचे आरबीआई के 90 ईयर्स हो गए। सर कैसे? 1935 में आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था, तो ऑलमोस्ट 90th ईयर चल रहा है ये वाला, ठीक है ना। तो आरबीआई के 90 ईयर्स हो गए बने हुए। तो उस समय पीएम मोदी साहब ने आरबीआई के लिए तारीफ करी कि हमारे बैंकिंग सिस्टम को, यूपीआई के अंदर ये सब चीजों के ऊपर आरबीआई ने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल करी है। तो ये सब कुछ काम की न्यूज नहीं है। ये कुछ कुछ जगहों पे न्यूज ऐसी होती है कि सिर्फ इग्नोर कर लो, जैसे ये वाली न्यूज आखिरी वाली। क्या लिखा हुआ है? आरबीआई के 90 ईयर्स हुए थे। अब आरबीआई के 90 ईयर्स हुए तो मोदी जी ने भाषण दिए। अब मोदी जी ने भाषण दिए तो मोदी जी ने वहां पे तारीफ करे कि हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम को बहुत बढ़िया तरीके से आरबीआई संभाल के बैठा हुआ है, हमारी कंट्री में यूपीआई आरबीआई की वजह से सक्सेस हो पाया है। ये तो फैक्ट है कि यूपीआई एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी कंट्री के लिए। हमको बहुत
छोटी सी चीज लगती है वो, बट व्हेन यू गो टू फॉरेन कंट्री, आप वहां पे जाके उसकी एक्चुअल इम्पैक्ट समझ में आता है आपको, क्योंकि वहां पे ये सब चीजें फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है फॉरेन कंट्रीज में, लेकिन इंडिया में है। तो ये एक इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो मोदी जी ने क्या करी, तारीफ करी। तो ये न्यूज ऐसे कुछ में है नहीं। दिस इज लास्ट टाइम ध्रुव, एक काम करते हैं, आपको ब्लॉक ही कर देते हैं ध्रुव, या तो वहां से हटा दो, या तो नाम लेते हो स्क्रीन पे, मैं हटा ही देता हूँ आपको क्लास से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट टाइम नहीं चलेगा ध्रुव। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ पे बात, एकदम क्लियर। तो ये हमने लास्ट क्लास में देखे थे, दो न्यूज हमारी रह गई थी लास्ट क्लास में। ठीक है ना, बाकी हमने बैंकिंग से रिलेटेड पूरी बातें लास्ट क्लास के अंदर डिस्कशन कर लिए थे। यहां तक किसी को कोई इशू है, डाउट है तो पूछ लो, फिर मैं नेक्स्ट पार्ट पे आता हूँ, शेयर मार्केट से रिलेटेड वाला पार्ट। इसी चैप्टर में थोड़ा सा पार्ट शेयर मार्केट से रिलेटेड भी दिया हुआ है। ठीक है ना, कैपिटल मार्केट से रिलेटेड भी कुछ पार्ट इसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है, यहां तक कोई इशू है, किसी को कोई डाउट? नहीं, पक्का, श्योर। चलो, नेक्स्ट आता है कैपिटल मार्केट इंडाइसेस, जिसको हम कैपिटल मार्केट इंडेक्स भी बोल सकते हैं। इंडाइसेस बोलो या कैपिटल मार्केट इंडेक्स बोलो, चलता है, एक ही बात है। सिंपल भाषा में बोलूं तो आपने शायद ये दो चीजों के बारे में सुने होंगे, शायद पता भी होगा कुछ लोगों को, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। एक होता है सेंसेक्स और दूसरा होता है निफ्टी। कितने लोगों ने सुने हुए सेंसेक्स या निफ्टी के बारे में? कितने लोगों ने, फटाफट से मेरे को बताओ। और क्लास के अंदर टू वे रहेगा तो ज्यादा मजा आएंगी, टू वे नहीं रहेगा तो उसके बाद फिर वो ऐसा हो जाएगा वन साइडेड, मतलब नहीं आएगा। ठीक है ना, कितने लोग चैट में बताओ फटाफट से, कितने लोग हैं जिन्होंने सुना है? हाथ मत रेस करो, चैट में बताइए क्या होता है सेंसेक्स, क्या होता है सेंसेक्स, क्या होता है निफ्टी, सुना है क्या होता है? बताइए, कोई बता पाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंसेक्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निफ्टी? चलो, कुछ कुछ बता रहे हैं, एक दो लोग, एक दो लोग, नॉट ज्यादा लोग, एक दो लोग, एक दो लोग बता रहे हैं। ठीक है ना, चल देखते हैं भाई। जस्ट सेकंड, मैं बताता हूँ आपको प्रॉपरली समझा के। सेंसेक्स का मतलब होता है, सेंसेक्स मतलब हमारी कंट्री के अंदर एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। हमारी कंट्री के अंदर बेसिकली दो बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंज है। ऐसे तो बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है, लोगों को लगता है कि हमारी कंट्री में सिर्फ दो ही स्टॉक एक्सचेंज है, नहीं नहीं, बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है ना, उसमें से दो बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस जो हमारी कंट्री में वर्क कर रहे हैं, एक का नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक का नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSC नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब जब मैं बात करता हूं BSE की, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनीज जो है, वहां पे जो टॉप 30 कंपनीज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो टॉप 30 कंपनीज है, इनकी प्राइजेस का एवरेज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो टॉप 30 कंपनीज है, इनकी प्राइजेस का एवरेज, यानी सेंसेक्स ये डिनोट करता है, सेंसेक्स डिनोट्स जो भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी रजिस्टर्ड है, लिस्टेड है, ठीक है ना, उन कंपनीज की परफॉर्मेंस बेसिकली जो दिखाई जाती है, वो काय के थ्रू दिखाई जाती है, सेंसेस के थ्रू। यानी हम बोलते हैं ना शेयर मार्केट बढ़ गया, शेयर मार्केट गिर गया, हम लोग जनरली ये वर्ड्स यूज करते हैं कि शेयर मार्केट बढ़ गया। तो शेयर मार्केट बढ़ने का मतलब है, सेंसेक्स बढ़ने का मतलब क्या होता है कि सेंसेक्स बेसिकली ये शो कर रहा है व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ टॉप 30 कंपनीज विच आर लिस्टेड रजिस्टर्ड इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यानी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कंपनीज है, उनकी जो उसमें जो टॉप 30 कंपनीज है, उनकी प्राइसेस बढ़ रही है या कम हो रही है। कई लोगों को लगता है कि सेंसेक्स बढ़ रहा है तो इसका मतलब हमारी कंट्री की हर कंपनी की शेयर के प्राइस बढ़ रहे हैं। कई लोगों की गलत फहमी होती है कि सेंसेक्स बढ़ रहा है तो हमारी कंपनी के, जितनी भी कंपनीज हमारी कंट्री के अंदर, उन सबके, जितनी भी कंपनीज हमारी कंट्री में, उन सबकी क्या बोल रहे हैं, प्राइस बढ़ रही है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। ठीक है ना, सिर्फ सेंसेक्स बेसिकली ये बोलता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो टॉप 30 कंपनीज है, उनकी प्राइजेस में बढ़ रही है तो सेंसेक्स बढ़ा हुआ दिखेगा, उनकी प्राइजेस गिर रही है तो सेंसेक्स गिरा हुआ दिखेगा। ओनली टॉप 30 कंपनीज। तो हम जनरली टॉप 30 कंपनी से हमारी कंट्री की ओवरऑल ग्रोथ का पता लगा लेते हैं, क्योंकि टॉप 30 कंट्री कंपनीज के अंदर अगर मान लीजिए ग्रोथ दिख रही है, तो कहीं ना कहीं बाकी कंपनीज में भी थोड़ी बहुत ग्रोथ हो ही सकती है, और उनमें अगर डिक्लाइन दिख रहा है तो बाकी कंपनीज में डिक्लाइन होता ही है। बट एक्चुअली में इसका मतलब यही होता है कि सिर्फ टॉप 30 कंपनीज के प्राइसेस का एवरेज, वो क्या है, सेंसेक्स। और वही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनीज रजिस्टर्ड होती है, वहां की टॉप 50 कंपनीज जो है, ठीक है ना, उनके प्राइजेस का एवरेज, वहां की टॉप
50 कंपनीज जो है उनकी प्राइजेस का एवरेज, ठीक है ना, उनकी प्राइजेस का एवरेज। तो टॉप 50 कंपनीज कहां पे रजिस्टर्ड है? टॉप 50 कंपनीज जो रजिस्टर्ड है कहां पे? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है ना। गाइस आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है ना? कोई क्रैक वगैरह हो रही है क्या? सागर आप अपना क्या बोलते हैं एक बार वो चेक कीजिए सिस्टम, ठीक है ना। यहाँ पे मेरे हिसाब से कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरे इसमें भी प्रॉपर चल दिख रहा है और बाकी स्टूडेंट्स के इसमें भी प्रॉपर आ रहा है, तो आप एक बार आपका चेक कीजिए। सो सेंसेक्स शोज टॉप 30 कंपनीज की प्राइजेस का एवरेज और निफ्टी शोज टॉप 50 कंपनीज के प्राइजेस का एवरेज। इसको कहा जाता है इंडेक्स। इसको क्या कहा जाता है? कैपिटल मार्केट इंडेक्स। कैपिटल मार्केट मतलब स्टॉक एक्सचेंज, और कैपिटल मार्केट का इंडेक्स मतलब सेंसेक्स एंड निफ्टी। बेसिकली ये सेंसेक्स और निफ्टी क्यों निकाले जाते हैं? ताकि ये हमारी कंट्री के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनकी परफॉर्मेंस को मेजर कर सके। बड़ी बड़ी कंपनी जो है उनकी परफॉर्मेंस को मेजर कर सके। यानी सेंसेक्स में अगर डाउनफॉल आ रहा है तो हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी कंट्री की बड़ी बड़ी कंपनीज में डाउनफॉल आ रहा है, ठीक है ना। हमारी कंट्री की बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या आ रहा है? डाउनफॉल आ रहा है। और अगर सेंसेक्स बढ़ रहा है तो हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी कंपनी की बड़ी बड़ी कंपनीज क्या है? ग्रोथ पे है, ग्रो कर रही है। यानी हमारी कंट्री के अंदर जो टॉप कंपनीज है वो क्या कर रही है? ग्रो कर रही है। सो बेसिकली इंडेक्स इज नथिंग बट परफॉर्मेंस मेजरमेंट। परफॉर्मेंस को मेजर करने का एक तरीका है, उसको क्या कहा जाता है? इंडेक्स। और कैपिटल मार्केट मतलब अपनी कंट्री का स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज। कैपिटल मार्केट मतलब हमारी कंट्री का स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट। सादी भाषा में अगर मैं बोलूं, गावरानी भाषा में बोलूं, तो कैपिटल मार्केट इज नथिंग बट शेयर मार्केट ऑफ आवर कंट्री। उसी को हम क्या बोल रहे हैं? कैपिटल मार्केट। शेयर नथिंग बट डिनोट करते हैं कैपिटल को, ठीक है ना। तो कैपिटल मार्केट मीन स्टॉक मार्केट। शेयर मार्केट जिसको हम गावरानी भाषा में एकदम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ए शेयर मार्केट। यहाँ पे भी वही लिखा है, निफ्टी 50 कंपनीज और सेंसेक्स 30 कंपनीज के प्राइसेस का क्या करता है? एवरेज बताता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सेंसेक्स, निफ्टी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आई होप इट इज क्लियर। हाँ या ना? आई होप इट इज क्लियर। क्लियर है पक्का? उसके बाद आता है उसी से रिलेटेड सेक्टरल इंडाइसेस या सेक्टरल इंडेक्स। इंडाइसेस बोलो या इंडेक्स बोलो, एक ही बात है। अब जैसे सेंसेक्स और निफ्टी पूरी कंट्री के अंदर जो टॉप 30 है, टॉप 50 कंपनीज है, सेंसेक्स टॉप 30, निफ्टी टॉप 50। इन कंपनीज की परफॉर्मेंस को मेजर कर रहा है कौन? सेंसेक्स और निफ्टी। ये किसको मेजर कर रहा है? ये बेसिकली यू कैन कंसिडर इट एज ओवरऑल पिक्चर दे रहा है, ओवरऑल परफॉर्मेंस बता रहा है, ठीक है ना। ओवरऑल परफॉर्मेंस बता रहा है। ये तो ब्रॉड मार्केट ही हो गया ना। ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस, कैपिटल मार्केट इंडाइसेस। ब्रॉड मतलब ओवरऑल, ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस बोलो मतलब ओवरऑल। तो यू कैन से दैट सेंसेक्स इज ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस। यू कैन से दैट निफ्टी इज अ ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस। ब्रॉड मींस टोटलिटी में, ओवरऑल, दैट इज कॉल्ड एज ब्रॉड। ब्रॉड मींस ओवरऑल, टोटलिटी में। यानी हमारी कंट्री की टॉप 30 कंपनीज जो है उसके अंदर सारी टाइप की कंपनीज आ गई। हमारी कंट्री के अंदर जो कौन सी कंपनी है? हमारी कंट्री के अंदर जो टॉप 30 कंपनीज है, ठीक है ना, उसके अंदर सारी टाइप की कंपनीज आ गई। कहना है सीधे, उसके अंदर कार बनाने वाली भी कंपनी होंगी, उसके अंदर दवाई बनाने वाली भी कंपनी होंगी, उसके अंदर ऑयल वाली कंपनी भी होंगी, उसके अंदर फर्नीचर वाली कंपनी भी होंगी, उसके अंदर तुम्हारा क्या बोलते हैं रियल एस्टेट वाली कंपनी भी होंगी। कैन आई से दैट? उसके अंदर एफएमसीजी भी होगा, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तेल, कंघी, शैम्पू, फास्ट मूविंग कंज्यूमर, तेल, शैम्पू, ये सब इनकी कंपनीज को फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बोला जाता है। कैन आई से दैट? मतलब जब हम बात कर रहे हैं सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स डिनोट कर रहा है टॉप 30 और निफ्टी भी डिनोट कर रहा है टॉप 50 कंपनीज के बारे में। तो इसके अंदर हर टाइप की कंपनीज आ गई। तो ये जो बेसिकली ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस है, कैपिटल मार्केट इंडाइसेस में जो ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस है, ये बेसिकली डिनोट कर रहा है ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ ऑल टाइप ऑफ कंपनीज। ऑल टाइप ऑफ कंपनीज की ओवरऑल परफॉर्मेंस ये डिनोट कर रहा है। वेयर व्हेन वी टॉक अबाउट सेक्टरल इंडाइसेस, नाम में मतलब है सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस। नाम में मतलब सेक्टरल इंडाइसेस मतलब सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस, सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस। तो सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस का मतलब क्या हो गया? अब जैसे आई वांट टू इन्वेस्ट इन ऑटोमोबाइल सेक्टर, आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन ओवरऑल सभी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना है मेरे को भैया। कार जो बनाती है, ऑटोमोबाइल मतलब जो कार बनाती है कंपनीज, आई वांट टू इन्वेस्ट इन कार बनाने वाली कंपनीज, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोमोबाइल कंपनीज। आई वांट टू इन्वेस्ट इन ऑटोमोबाइल कंपनीज, कार बनाने वाली कंपनी जो होती है ना, उसके अंदर भाई साहब मेरे को क्या करना है? इन्वेस्ट करना है। गाइस आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है ना सब लोगों को?
आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है ना? चलिए, तो आई होप आवाज वगैरह प्रॉपर है, पता नहीं। हाँ ठीक है, पर बराबर है बेटा, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, क्योंकि शायद आपके इधर ही है, जैस्मिन आप भी तो बोल रहे थे शायद। तो आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर सेक्टर। सेक्टर मीन्स मेरे को कार बनाने वाली कंपनी जो है, जिसको हम ऑटोमोबाइल सेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना, मेरे को उसमें इन्वेस्ट करना है। मेरे को हमारी कंट्री का जो बैंकिंग सिस्टम है, बैंक्स है, उसी में इन्वेस्ट करना है, बाकी किसी में इन्वेस्ट नहीं करना है। एंड इन्वेस्ट करने के पहले आई वांट टू नो कि यार इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर ग्रोथ है या डिक्लाइनिंग फेज चालू है, इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर, एरिया के अंदर, कि कार बनाने वाली कंपनी हमारी कंट्री में अभी ग्रो कर रही है या उसका डिक्लाइनिंग फेज चालू है। हमारी कंट्री के अंदर जो बैंक्स है वो ग्रो कर रहे हैं या उनका डिक्लाइनिंग फेज चालू है। आई वॉन्ट टू नो दैट। सो उसमें इन्वेस्ट करने के पहले मेरे को वो जानना है कि हमारी कंट्री का ऑटोमोबाइल सेक्टर ग्रो पे है क्या, बैंक जो है वो ग्रोथ पे है क्या, मेरे को वो जानना है। सो बेसिकली इसके लिए मैं क्या देखता हूँ, सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देखता हूँ। सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस मतलब सेक्टरल इंडेक्सेस। जैसे मैं अब निफ्टी देखूंगा, लेकिन मैं ओवरऑल निफ्टी नहीं देखूंगा, अब मैं देखूंगा ऑटोमोबाइल निफ्टी। अब तुम बोलोगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोमोबाइल निफ्टी? तो ऑटोमोबाइल निफ्टी बेसिकली जो ऑटोमोबाइल कंपनीज है, कार बनाने वाली कंपनीज जो है, उन कंपनीज के प्राइसेस का एवरेज ये ऑटोमोबाइल निफ्टी बताएगा। यानी उन कंपनीज की प्राइस, उन कंपनीज की परफॉर्मेंस ये कौन बताएगा? ऑटोमोबाइल निफ्टी। कि हमारी कंट्री के अंदर कार की जो बनाने वाली कंपनीज है, वो कार बनाने वाली कंपनीज का परफॉर्मेंस अच्छा है, उनके शेयर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं या उनके शेयर के प्राइसेस कम हो रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस अच्छा है या नहीं है, ये कौन बताएगा? ऑटोमोबाइल निफ्टी बताएगा। ये ना, ऑटोमोबाइल निफ्टी के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको किसके बारे में मालूम पड़ेगा? ऑटोमोबाइल सेक्टर के कंपनीज के शेयर के प्राइजेस के बारे में, ऑटोमोबाइल यानी कार बनाने वाली कंपनी के शेयर के प्राइजेस के बारे में पता चलेगा, ठीक है ना। उसका बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है। बैंक निफ्टी, उसके अलावा एक और होता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर सिर्फ आपको हमारी कंट्री का जो बैंकिंग सेक्टर है, हमारी कंट्री का जो बैंकिंग सेक्टर है, बेटा ये जो स्क्रीन पे टाइम पास करते हैं ना, प्लीज मत करा करो। क्या है ना, अपन बहुत इंटरेस्ट से पढ़ते हैं एक एक चीजें, चाहे वो बोरिंग हो चाहे कुछ भी हो, मैं बहुत ट्राई करता हूँ कि तुम लोगों को एकदम उसका इंटरेस्टिंग तरीके से, जो भी बेटर वे है ना, वो मैं पढ़ाऊँ। ये सब चीजों में मेरा ध्यान जाता है ना, हो सकता है आपसे गलती से होता हो, बट आई रियली रिक्वेस्ट, ठीक है ना, आप लोगों से कि मत करो, ध्यान बढ़ जाता है और कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे बात आ जाएगी, बैंक निफ्टी हमारी कंपनीज की जो बैंक्स है, उसको क्या कर रहा है, बैंक्स की परफॉर्मेंस इसको क्या कर रहा है, मेजर करने का काम कौन कर रहा है? बैंक निफ्टी करता है। बैंक्स की परफॉर्मेंस को मेजर करने का काम कौन करता है? बैंक निफ्टी करता है। क्लियर? तो ऐसे ही अलग अलग होते हैं, आईटी निफ्टी, रियलिटी निफ्टी, रियलिटी सेक्टर मतलब रियल एस्टेट जिसको हम बोलते हैं, जहां पे बिल्डिंग्स वगैरह हो गए। फाइनेंशियल सर्विस, एफएमसीजी का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। एफएमसीजी का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। अरे सिंपल भाषा में बोलूं तो तेल, शैम्पू, ये बनाने वाली जो कंपनीज होती है, ठीक है ना। हाँ, फिन निफ्टी फाइनेंस कंपनी निफ्टी बोलो, और क्या, फाइनेंशियल सर्विसेज। मेटल निफ्टी, ऑयल गैस। तो बेसिकली आप ये समझ लो, बेसिकली आप ये समझ लो कि हमारी कंट्री के अंदर जो अलग अलग सेक्टर है, जो हमारी कंट्री के अंदर अलग अलग सेक्टर्स है, ठीक है ना, उसको, उसके भी निफ्टीज को अलग अलग सेक्टर वाइज भी क्या करा गया, डिवाइड करा गया। उसके भी निफ्टीज को अलग अलग सेक्टर वाइज क्या करा गया, डिवाइड करा गया है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी, रियलिटी निफ्टी, फाइनेंशियल निफ्टी, एफएमसीजी, मेटल, ऑयल, ये सारी चीजों को अलग अलग बेसिस पे भी क्या करा गया भाई लोग, डिवाइड करा गया है। ठीक है ना, तो ताकि आप उस सेक्टर की परफॉर्मेंस को क्या कर लो, मेजर कर लो, क्योंकि निफ्टी फिफ्टी जो है वो ओवरऑल पिक्चर देगा, और ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेक्टर वाइज, इंडस्ट्री वाइज क्या देगा, पिक्चर देगा, कौन सा, सेक्टरल निफ्टी। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। उसके अलावा आता है स्ट्रेटेजी इंडाइसेस, स्ट्रेटेजी इंडेक्स। अब ये क्या हो गए, स्ट्रेटेजी इंडेक्स? अब शेयर मार्केट ऐसी चीज है भाई, जिसके अंदर जितना घुसोगे अंदर, उतना तुमको मिलेगा। अभी आजकल के मैं देखता हूँ नौजवान, तो ठीक है, नौजवान नहीं बोलेंगे, बच्चे बोलूंगा मैं उनको, जो खासकर यूट्यूब पे देख देख के, ठीक है ना, या इंस्टाग्राम पे जो ज्ञानी लोग बैठे होते हैं, जो ज्ञान देते हैं इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, ठीक है ना, उनकी बात सुन के शेयर खरीद लेते हैं, शेयर बेच देते हैं, फिर अपने घर वालों का या अपना मेहनत का कमाया हुआ पैसा बर्बाद कर देते हैं। ये बहुत कॉमन चीज है, ठीक है ना। पहले ये इंस्टाग्राम वगैरह नहीं होते थे, तो लोग एक दूसरे के पड़ोसी को बताते थे कि मैंने शेयर खरीदा है, तू भी खरीद ले, ठीक है ना, मैं ये कर रहा हूं, तू भी कर ले। उसको देख के हम कर रहे हैं। अब इट इज तो, अब मेरे मेरे घर के पास एक बंदा रहता है, वो बेचारा नॉर्मल से छोटा सा बिजनेस करता है, उसको फाइनेंस का कोई नॉलेज नहीं है। उसका कोई कस्टमर है,
वो बेचारा कस्टमर क्या कर रहा था, मोबाइल पे शेयर ट्रेडिंग कर रहा था। तो उसने और दिखा रहा था कि मैं रोज के 5,000 रुपए 3,000 रुपए कमा रहा हूँ। तो ये बेचारा बोला मैं भी करता हूँ, बोले बढ़िया काम है, बोले हफ्ता भर कर, हफ्ते भर में 70,000 रुपए को आग लगा दी, हफ्ते भर में। उसी को देख के किसके रिलेटिव ने, और एक रिलेटिव ने भी करा, उसने 125 1.25 लाख, 1.25 लाख जिसको बोलते हैं, 1.25 लाख, उसको आग लगा दिया, डुबा दिया। इट इज वॉट, इट इज दैट कि भाई तू कितना अंदर घुस रहा है। ये बच्चा बता रहा है मेरे 15,000 चले गए। तो यही दिक्कत है, हाफ और अधूरा नॉलेज जब होता है ना हमारे को, उसकी वजह से यही दिक्कत आती है। अभी हम देखो कितने डीप में घुस रहे हैं। अभी हमने क्या पढ़े, सिर्फ आपने निफ्टी कौन सा देखे, ओवरऑल निफ्टी, फिर आपने सेक्टर वाइज निफ्टी देखे। उसके अलावा भी बहुत चीजें होती है दुनिया में, जिसको बोला जाता है निफ्टी अल्फा 50। अभी निफ्टी अल्फा 50 क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। निफ्टी अल्फा 50 इज लाइक, अल्फा मीन्स वॉइस, अल्फा मीन्स परफॉर्मेंस मेजरमेंट, अल्फा मीन्स परफॉर्मेंस, अच्छी गुड परफॉर्मेंस, अल्फा मीन्स गुड परफॉर्मेंस। तो निफ्टी अल्फा 50 मीन्स ट्रैक्स द परफॉर्मेंस ऑफ 50 स्टॉक्स विथ हाई अल्फाज इन लास्ट 1 ईयर। मतलब पिछले एक साल में ऐसी 50 शेयर्स के स्टॉक्स, मतलब शेयर्स, ठीक है ना, ऐसे 50 शेयर के प्राइजेस, ऐसी 50 कंपनीज के शेयर के प्राइजेस जिनका अल्फा मतलब परफॉर्मेंस अच्छा था, हाई अल्फा था, मतलब उनकी हाई परफॉर्मेंस थी। तो निफ्टी अल्फा 50 स्टैंड फॉर ऐसी 50 कंपनीज, ऐसी, बोलो मेरे साथ, ऐसी 50 कंपनीज जिनका लास्ट 1 ईयर में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। जैसे हम नहीं बोलते हमारी क्लास के अंदर कि भैया ऐसे 50 बच्चे ढूंढ के निकालो जिनका पिछले एक साल में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, जिनने बहुत अच्छा परफॉर्म करे। टॉप कंपनीज नहीं बोल रहा हूं, परफॉर्मेंस, यानी ग्रोथ जिनकी अच्छी थी, ग्रोथ परफॉर्मेंस जिनकी अच्छी थी, दैट इज कॉल्ड एज अल्फा 50। तो दैट इज निफ्टी अल्फा 50, जिसके अंदर लास्ट 1 ईयर में ऐसी कंपनीज का आपको एवरेज प्राइसेस का निकाल के दिखा देगा जिनकी परफॉर्मेंस पिछले एक साल में बहुत अच्छी थी, कि उसके अंदर कौन कौन सी कंपनीज आती है और किन किन की परफॉर्मेंस अच्छी है, उनकी प्राइजेस का एवरेज को निकाल के दे देगा निफ्टी अल्फा 50। निफ्टी अल्फा हाई परफॉर्मेंस, हाई अल्फा ऑफ 50 स्टॉक्स जो लास्ट ईयर में हुए थे। उसके अलावा आता है निफ्टी लो वोलेटिलिटी 30, निफ्टी लो वोलेटिलिटी 30, मतलब 30 ऐसी कंपनीज जिनकी पिछले एक साल में शेयर के प्राइसेस में चेंजेस, फ्लक्चुएशंस बहुत कम हुई है। इसको बोला जाता है वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी मतलब फ्लक्चुएशन, चेंजेस जो प्राइस में होते हैं, मूवमेंट्स। वेनेवर आप देखते हो कि शेयर का प्राइस एकदम से बढ़ गया, एकदम से गिर गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया, यार ये तो तुम्हारे गर्लफ्रेंड के मूड से भी खराब है। कभी एकदम साला अच्छा हो जाता है, कभी एकदम खराब हो जाता है, फिर अच्छा हो जाता है। साला तुम सोचते रह जाते हो अभी तो अच्छी थी, अभी क्या हो गया, अभी तो रो रही थी, अभी हंसने कैसे लग गई। तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत वोलेटाइल है, शी इज वेरी वोलेटाइल। वोलेटिलिटी मीन्स चेंजेस, फ्लक्चुएशंस। सो अब जिसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन रहेंगी उसमें रिस्क ज्यादा होता है, आपको पता है ये बात। जैसे कोई भी शेयर की प्राइसेस बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रही है, तो उसके उसमें रिस्क बहुत है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड का मूड कभी अच्छा हो जाता है, कभी खराब, फिर अच्छा कभी खराब, इसका रहना बहुत मुश्किल है भाई। या बॉयफ्रेंड का, ऐसी केस में भी लड़का देख रहा है लड़की के लिए बोल रहा हो, लड़की देख रही है लड़के के लिए बोल रहा हो, फिर इसका मूड बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है, इसके साथ रहना बहुत मुश्किल है। वैसे ही शेयर्स में भी होता है कि इसके प्राइसेस अगर बहुत ज्यादा चेंजेस हो रही है, देखो ऐसा ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ जाता, फिर ऊपर जाता, फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे, अरे बाप रे क्या वोलेटिलिटी है। और अगर कुछ शेयर ऐसी होती है जिसमें बहुत कम वोलेटिलिटी होती है, जिसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होते, ज्यादा ऊपर नीचे शेयर के प्राइसेस नहीं होते, तो उसमें रिस्क काफी कम होता है। तो लोगों को ये भी जानना रहता है कि भाई हम बोलते हैं कि सर रिस्क कम वाले शेयर्स कौन से हैं, तो रिस्क कम वाले शेयर ढूंढने का मतलब हो गया यू आर सर्चिंग फॉर लो वोलेटिलिटी शेयर, ठीक है ना, लो वोलेटिलिटी शेयर्स। 100 कंपनी आगे रखना है उसके अंदर, ठीक है। निफ्टी लो वोलेटिलिटी शेयर्स, तो निफ्टी लो वोलेटिलिटी 30 मतलब ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ 30 स्टॉक्स इन निफ्टी 100 विद लोएस्ट वोलेटिलिटी। निफ्टी 100 का मतलब हो गया 100 कंपनीज का एवरेज, उसमें से 30 ऐसी कंपनीज जिसकी वोलेटिलिटी बहुत कम है। ध्यान से सुनना, निफ्टी 100 मीन्स हो गया 100 कंपनीज के प्राइजेस का एवरेज। तो उन 100 कंपनीज में से 30 ऐसी कंपनीज ढूंढ के दे देता है तुमको ये, जिसकी वोलेटिलिटी बहुत कम थी, जिसमें चेंजेस, जिसमें फ्लक्चुएशन, जिसमें रिस्क बहुत कम है, ठीक है ना। तो उसको कहा जाता है निफ्टी लो वोलेटिलिटी 30, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, निफ्टी लो वोलेटिलिटी 30। आर गेटिंग माय पॉइंट। बेटे गूगल पे मिल जाती है सर इजीली। कहाँ होती है सर, गूगल पे इजीली मिल जाती है। आपको पता है कि आप स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में
रिस्क फ्री सिक्योरिटीज भी परचेस कर सकते हो, रिस्क फ्री है ना सर। शेयर मार्केट में तो सब रिस्क वाली सिक्योरिटीज होती है, उसमें तो सब रिस्की होता है। कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट वगैरह होते हैं, वहां पे आप रिस्क फ्री गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, टी बिल, ट्रेजरी बिल्स, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, जिसके अंदर बेसिकली आपको एक फिक्स्ड इनकम की गारंटी दी जाती है कि आपने 1 लाख रुपए लगाए, हम आपको साल के 9,000 रुपए उस पर मिलेंगे। आपने 1 लाख रुपए लगाए, आपको साल के 10,000 रुपए मिलेंगे, फिक्स। शेयर्स के जैसा नहीं कि बढ़ जाएगा तो बढ़ेगा तो पैसे कमाओगे, नहीं बढ़ेगा तो नहीं कमाओगे, नुकसान भी हो सकता है, ऐसा नहीं। फिक्स्ड इनकम इंडाइसेस, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज बेसिकली ऐसी सिक्योरिटीज होती है जहां पे आप वो सिक्योरिटी अगर आप खरीद रहे हो तो वहां पे आपको गारंटी मिल रही है कि भैया तुम्हारे को एक फिक्स्ड इनकम, फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा। सर जस्ट लाइक एफडी, यस यस, जस्ट लाइक एफडी, कि वेन एवर यू इन्वेस्ट इन एफडीज, हाँ मनी मार्केट की बात करो रत्नाकर, वेन एवर यू इन्वेस्ट इन एफडी, तो एफडी में क्या होता है कि कभी एफडी में ऐसा होता है कि नहीं नहीं तुम्हारे एफडी के प्राइसेस कम हो जाएंगे, ऐसा होता है क्या कि मैंने 1 लाख की एफडी बनाई तो मेरे को 90,000 भी मिल सकते हैं या 2 लाख रुपए भी मिल सकते हैं, नहीं। वहां पे फिक्स होता है कि तुम 1 लाख रुपए लगाओगे, 1 साल के बाद 1,07,000 रुपए, 1,08,000 रुपए तुम लेके जाना है, मतलब 7,000 8,000 रुपीज का इंटरेस्ट फिक्स तुमको मिलेगा। वहां पे ऐसा नहीं होता है कि वो 1 लाख रुपए 2 लाख बन जाएंगे, या वो 1 लाख रुपए 50,000 बन जाएंगे, जस्ट लाइक शेयर मार्केट, ऐसा वहां पे नहीं होता है। कि उसको बोला जाता है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। तो वैसी जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज होती है शेयर मार्केट के अंदर भी होती है, मनी मार्केट के अंदर होती है, इसको हम बोलते हैं जहां पे आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते हैं उसको, जहां पे आपको फिक्स इनकम गारंटीड की जाती है। तो उन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज का जो परफॉर्मेंस है, इंडेक्स है, उसको फिक्स्ड इनकम इंडेक्स बोला जाता है। उन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज का जो परफॉर्मेंस मेजर करता है उसको कहा जाता है फिक्स्ड इनकम इंडाइसेस। फिक्स्ड इनकम इंडाइसेस बेसिकली ऐसी बॉन्ड्स, ऐसे ट्रेजरी बिल, ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मेजरमेंट करता है परफॉर्मेंस का, जिनके अंदर फिक्स इनकम सिक्योरिटीज, इनकम इंडाइसेस है, ठीक है ना। बट उतने नहीं होते कंपनी रत्नाकर, उसको हम गारंटीड ही बोलते हैं, ठीक है। एक होता है हाइब्रिड, वेनेवर द वर्ड यूज हाइब्रिड, हाइब्रिड मींस कोई भी दो चीजों का मिला के परफॉर्मेंस, जैसे हम बोलते हैं ना हाइब्रिड गाड़ी है, तो हाइब्रिड व्हीकल है, मतलब उसके अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी से भी चल रही है, पेट्रोल से भी चल रही है। आपने सुना होगा ये बात, हाइब्रिड व्हीकल्स आजकल आ रही है, हाइब्रिड कार आ रही है, ठीक है ना, हाइब्रिड व्हीकल आ रही है, हाइब्रिड कार आ रही है। तो हाइब्रिड कार का मतलब क्या हो गया कि भाई इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी से भी गाड़ी चलेंगी और पेट्रोल से भी गाड़ी चलेंगी, दोनों से गाड़ी चलेंगी, ऐसा भी होता है, ठीक है ना। तो हाइब्रिड में दो चीजों का मिला के, वैसे ही यहाँ पे हाइब्रिड इंडेक्स, इसका मतलब हो गया हमारी कंट्री के अंदर हाइब्रिड इंडेक्स बेसिकली स्टैंड्स फॉर, जहां पे निफ्टी 50 और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, इन दोनों को मिला दिया जाता है। मतलब वहां पे निफ्टी 50 भी आ गया और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज भी आ गया, दोनों का मिक्सचर इज कॉल्ड एज हाइब्रिड इंडेक्स। हाइब्रिड इंडेक्स इज अ मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, किसका मेजरमेंट कर रहा है परफॉर्मेंस का, जो हमारी कंट्री के अंदर निफ्टी 50 है और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज है उनका मिक्सचर, निफ्टी 50 फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज उनका मिक्सचर, दैट इज कॉल्ड एज हाइब्रिड इंडेक्स। यस और नो, क्लियर, पक्का। देखो निफ्टी 50 ओवरऑल परफॉर्मेंस मेजर कर रहा है, सेक्टरल इंडाइसेस, निफ्टी 50 सेंसेक्स जो ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस है, ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस मतलब निफ्टी 50 या सेंसेक्स जो पूरे ओवरऑल शेयर मार्केट के अंदर क्या कर रहा है, उनकी परफॉर्मेंस को मेजर कर रहा है। निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनीज एनएससी के अंदर और सेंसेक्स टॉप 30 कंपनीज बीएससी के अंदर। सेक्टरल इंडाइसेस, सेक्टरल परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो वहां पे क्या आ जाता है, वहां पे आ जाता है आपका सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस, जहां पे हम बात करते हैं किसकी, आउट एक एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की, सेक्टर की। फिर स्ट्रेटेजी इंडाइसेस, निफ्टी अल्फा 50 लास्ट 1 ईयर के अंदर जो टॉप 50 कंपनीज थी उनके, जिनके अल्फा हाई था, नॉट टॉप, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा था, उनकी प्राइसेस का एवरेज। निफ्टी लो वोलेटिलिटी 30, पिछले 1 साल के अंदर ऐसी 30 कंपनीज जिनका चेंजेस वोलेटिलिटी जिसपे बहुत कम थी। फिक्स्ड इनकम इंडेक्स जहां पे गारंटीड इनकम आपको मिलती है उनका परफॉर्मेंस। हाइब्रिड जहां पे फिक्स्ड इनकम, निफ्टी और फिक्स्ड इनकम दोनों को मिला दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज हाइब्रिड इंडाइसेस। आर यू ऑल गेटिंग द पॉइंट और नॉट, फटाफट से, क्लियर। हाइब्रिड का मतलब हो गया जहां पे ऐसी परफॉर्मेंस हाइब्रिड बता रही है जहां पे निफ्टी 50 वाली कंपनीज भी आएंगी और फिक्स्ड इनकम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी आएंगी। मतलब हम सोचते हैं ना कि यार एक तरफ मैं रिस्की चीज ले लूं, एक तरफ मैं लो रिस्क, कम रिस्क वाली चीज लूं। हम ऑलवेज ये देखते हैं, आपको पता है ये बात कि कॉमन हर जगह पे होता है कि वी विल ऑलवेज ट्राई कि यार कुछ रिस्की भी ले लूं, कुछ कम रिस्की भी ले लूं, ताकि बैलेंस बना रहे।
तो इसको हाइब्रिड इंडाइसिस को आप बोल सकते हैं बैलेंस इंडाइसिस, हाइब्रिड बैलेंस इंडाइसिस, मतलब यहाँ पे निफ्टी का रिस्क भी आ गया और फिक्स इनकम सिक्योरिटीज भी आ गई, तो निफ्टी 50 वाली 6 शेयर्स और फिक्स इनकम वाले शेयर्स, दोनों का मिक्सचर हाइब्रिड, दोनों का मिक्सचर, दैट इज हाइब्रिड। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? क्लियर? अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, आगे चलते हैं, मेरे से पहले एक चीज मेरे को मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, और सारे बच्चे जवाब देंगे, ये जो मैं देखता हूँ ना कि क्लास के अंदर कुछ ही स्टूडेंट्स चैट में जवाब देते हैं, बाकी ऐसा बैठे रहते हैं, क्या चल रहा है बे? हमको समझ तो आ रहा है, मजा भी आ रही, पर कौन टाइप करेगा यार, त्रास आ रहा है यार, थक गया मैं तो, है बाबा। क्लास टू वे, बहुत मजा करना है तो टू वे चाहिए, ठीक है ना? वी ऑल नो दैट सब्जेक्ट इज करंट अफेयर्स, ठीक है ना? अब जब सब्जेक्ट करंट अफेयर्स है, सो करंट अफेयर आगे जाके करंट ना लगाए, इसीलिए मेरे साथ रिपीट करना बहुत जरूरी है, बातचीत करना बहुत जरूरी है, डाउट्स आ रहे पूछना बहुत जरूरी है, रिपीट करना बहुत जरूरी है, ताकि तुम इसके अंदर आगे चल के क्या हो जाओ, इजीली कंफर्टेबल हो जाओ। आर यू ऑल गेटिंग द पॉइंट? क्लियर? अच्छा नेक्स्ट आता है आपका स्टॉक एक्सचेंज, सॉरी उसके पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, देखो एक चीज बताओ, आप लोग अभी तो चलो आपके पास पैसे इतने नहीं होंगे, बच्चे हो आप लोग, छोटे हो, अभी कमाओगे जब आएंगे, बट आपने सुना होगा ना कि हमारी कंट्री में कई लोग डोनेशन देना चाहते हैं, बट उनको ना भरोसा नहीं आता है कि यार मैं जिनको भी डोनेशन दूंगा यार वो उस पैसे का बराबर इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम लोग किसी को भी 100 रुपए डोनेशन देते, 50 रुपए डोनेशन देते, 1 लाख रुपए डोनेशन देते, 50,000 डोनेशन देते, हमारे मन में ऑलवेज एक डायलेमा रहता है कि यार मैं इसको जो डोनेशन दे रहा हूँ वो इस पैसों का सही इस्तेमाल करेगा या नहीं करेगा, वो सही पर सोशल पर्पस के लिए, गरीबों की बेनिफिट के लिए, सोशल पर्पस के लिए उसको यूज करेगा या इसको गलत कामों में यूज करेगा, ऑलवेज हमारे मन में एक डाउट और डायलेमा रहता है। और चलो हमारे मन में ना भी डाउट या डायलेमा रहे, तो अगर हमने किसी को डोनेशन, जैसे मैंने कहीं डोनेशन जाके दे दिया, तो मेरे घर में आऊंगा तो मेरी मदर, मेरे फादर, मेरे पहचान वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरी वाइफ, ये सब मेरे को बोलेंगे काय को दिया, वो तो गलत काम के लिए पैसा यूज करते हैं, तेरा पैसा खराब हो जाएगा, वो तो गलत काम के लिए यूज कर रहे हैं पैसा। तो ऑलवेज हमारे माइंड में एक चीज चलती है कि यार जहां पे भी हम डोनेशन दे रहे हैं, जिन भी ऑर्गेनाइजेशन को, जिनको हम एनजीओ बोलते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सोशल पर्पस के लिए काम करना, जिनका इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं, या प्रॉफिट कमा भी रही है वो लोग अगर, या वो लोग प्रॉफिट कमा भी रहे हैं मान लो अगर, तो भी उनका इंटेंशन वो प्रॉफिट कमा के वो प्रॉफिट को अपने पर्सनल कामों के लिए यूज नहीं करना है, सोशल पर्पस के लिए यूज करना है। तो हो सकता है वो प्रॉफिट कमाने वाली प्रॉफिट भी कमा रही हो कंपनीज, बट वो प्रॉफिट का पैसा भी सोशल पर्पस के लिए क्या करेंगी, वो यूज करेंगे। हाँ सेक्शन 8 कंपनी, जिसको आप कंपनीज एक्ट अगर आपने पढ़ रहे होंगे, पता नहीं अभी आप लोगों का हुआ है या नहीं हुआ है, बट आप कंपनीज एक्ट में पढ़ोगे सेक्शन 8 कंपनीज, जिसको हम नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जो सोशल पर्पस के लिए कंपनीज क्या करती है, काम करती है, कंपनी एक्ट के सेक्शन 8 के अंदर वो रजिस्टर्ड होती है बेसिकली। पता नहीं आपने कंपनीज एक्ट अभी पढ़ा है या उसमें नहीं पढ़ा है, मेरे को नहीं मालूम, बट आपके जस्ट नॉलेज के लिए बताया। तो अब प्रॉब्लम पता है ये बहुत ज्यादा थी हमारी कंट्री में कि ऐसी जो लेजिटिमेट कंपनीज है, अच्छी कंपनीज है, ठीक है ना, अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस है, जो कि एक्चुअली में जो पैसा आता है डोनेशन के तौर पे उन कंपनीज के पास, वो पैसे को वो सही तरीके से सही पर्पस के लिए क्या करती है, यूज करती है, ठीक है ना। उन कंपनीज के साथ प्रॉब्लम ये थी कि लोग उनको ज्यादा डोनेशन नहीं देते थे, क्योंकि लोगों को हमेशा ये डाउट रहता था कि मैं जिनको पैसा दे रहा हूं वो कंपनी सही तरीके से सही कामों के लिए सही पर्पस के लिए उस पैसे को यूज कर रही है या नहीं कर रही है, उनके मन में ऑलवेज ये डायलेमा और डाउट रहता था, ठीक है। वही दूसरे अगर मैं एंगल दूं इसके अंदर, तो दूसरा एंगल इसके अंदर ऐसा आता है कि जो डोनर है, जो देने वाला पैसा बंदा है, उसको ये भरोसा नहीं आता था कि मैं इस कंपनी को दूं या नहीं दूं। तो इन दोनों के साथ एक प्रॉब्लम थी, डोनर को पैसा देना है, डोनेशन करना है, बट डोनेशन जिसको वो दे रहा है वो कंपनी सही काम कर रही है या नहीं कर रही है उसको पता नहीं है, और जो सही काम कर रही है कंपनी, जो लीगल तरीकों से लीगल चीजों के ऊपर जो गरीबों के बेनिफिट के लिए सोशल पर्पस के लिए काम कर रही है, उनको सारा दिक्कत ये है कि उनको पैसा नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि डोनर उनको पैसा नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है डोनर उनको पैसा? तो डोनर को लग रहा है कि मैं अगर उसको पैसा दूंगा तो ये गलत काम करेंगे। तो बेसिकली दोनों के साथ एक प्रॉब्लम थी कि देने वाले को सही कंपनी नहीं मिल रही थी और लेने वाले को सही डोनर नहीं मिल पा रहा था, यानी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उनको सही डोनर्स नहीं मिल रहे थे और डोनर्स को सही कंपनीज नहीं मिल रही थी जिसको वो डोनेशन दे। तो इसी पर्पस के लिए एक पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया। हमारी कंट्री में स्टॉक एक्सचेंज तो है,
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बट वहां पे जो कंपनीज रजिस्टर्ड है जैसे रिलायंस, टाटा, ये जो कंपनीज वहां पे रजिस्टर्ड है ये प्रॉफिट के लिए काम कर रही है, कोई सोशल पर्पस के लिए काम नहीं कर रही है। चाहे वो रिलायंस हो, टाटा हो या कोई भी कंपनीज हो, दे आर नॉट डूइंग दी वर्क फॉर सोशल पर्पस, दे आर डूइंग दी वर्क फॉर प्रॉफिट। ठीक है ना? तो ऐसे एक स्टॉक एक्सचेंज की जरूरत समझ में आई जहां पे सिर्फ सोशल एंटरप्राइजेस, सोशल कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड होंगी, यानी ऐसी कंपनीज जिनका इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं है, और अगर प्रॉफिट कमाना है भी तो वो प्रॉफिट का पैसा सिर्फ सोशल पर्पस के लिए वो यूज करेंगी। ऐसी कंपनी बेसिकली ऐसी कंपनीज बेसिकली जो है वो कहां पे रजिस्टर्ड होती है? सोशल स्टॉक एक्सचेंज में। तो एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया जहां पे सोशल पर्पस के लिए काम करने वाली जो कंपनीज होती है, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करने वाली जो कंपनीज होती है, वो वहां पे क्या होती है? रजिस्टर्ड होती है। और जो भी बंदे को अगर उन कंपनीज में पैसा डालना है, इन्वेस्ट करना है या डोनेट करना है उनको रहता, ठीक है ना, वो डोनेशन जो बंदा होता है, डोनर जो होता है, वो क्या करता है? वो डोनर बंदा ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेशन देता है। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि डोनर डायरेक्टली जाके सोशल ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन दे दे। ठीक है ना? वो डोनर क्या करता है? ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ये सोशल कंपनीज को, ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है? डोनेशन देता है। तो सर इससे फायदा क्या हो रहा? अल्टीमेटली डोनेशन डोनर दे रहा है और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को मिल रहा है। हाँ, तो बीच में इसका क्या काम है? इसका ये काम है कि ये जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है, ये हमारी कंट्री के अंदर जो सारे स्टॉक मार्केट का बाप है। जैसे आपको पता होगा कि हमारी कंट्री के अंदर जो बैंक्स होते हैं उनका बाप होता है आरबीआई। आरबीआई के नजर के अंदर आरबीआई जो है वो रेगुलेट करता है किसको? हमारी कंट्री के बैंक्स को। वैसे ही हमारी कंट्री का जो कैपिटल मार्केट है, शेयर मार्केट है, ठीक है ना, हमारी कंट्री के जो स्टॉक एक्सचेंज है, इससे कैपिटल मार्केट है, उनको रेगुलेट करने का काम करता है सेबी। सेबी क्या है? एक और रेगुलेटर जो हमारी कंट्री का शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट जो होता है उसको क्या करता है? रेगुलेट करता है। जस्ट लाइक आरबीआई इज रेगुलेटिंग दी बैंक्स, यानी उनके ऊपर नजर रखता है। किनके ऊपर? हमारी कंट्री के जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस है उनके ऊपर ये क्या रखता है? नजर रखता है। उनको क्या करता है? रेगुलेट करता है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां पे कोई फ्रॉड ना हो जाए, कोई गड़बड़ी ना हो जाए। जस्ट शायद आपने हर्षद मेहता वाली अगर मूवी देखी हो, स्कैम 1992, तो वहां पे आपको सेबी का इंपैक्ट समझ में आएगा कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड्स होते थे पहले। सेबी के आने की वजह से वो फ्रॉड्स काफी कम हो गए। तो अब ये सेबी जो है ना, वो सेबी ही सोशल स्टॉक एक्सचेंज को भी रेगुलेट करेगा। जैसे वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे अपनी नजर रखता है, वैसे ही वो अपनी नजर सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे भी रखेगा। तो आज की तारीख में जो भी कंपनीज सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे आके रजिस्टर्ड होंगी। ऐसी कंपनी जो सोशल पर्पज के लिए बनी हुई है और वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे आके रजिस्टर्ड होंगी। समझ रही बात मेरी? वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे आके रजिस्टर्ड होंगी, ठीक है ना, तो वो कंपनीज फ्रॉड नहीं हो सकती, ये गारंटी हम दे सकते हैं। क्योंकि उन कंपनीज के ऊपर किसकी नजर है? सेबी की। तो इसका मतलब अब डोनर को टेंशन नहीं है कि वो जिस कंपनी में पैसा डोनेट कर रहा है वो कंपनी गलत कामों के लिए उसका पैसा यूज कर रही है, क्योंकि इन सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज की नजर है और ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर सेबी की क्या है? नजर है। ठीक है ना? तो इसका मतलब अब ये जो कंपनीज है, सोशल एंटरप्राइजेस जो गरीबों के बेनिफिट्स के लिए बनाई जाती है, वेलफेयर के लिए, ये कंपनीज उल्टा सीधा काम नहीं कर सकती। तो जो डोनर है वो डोनर सोशल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू इन कंपनीज को पैसा क्या करता है? डोनेट करता है। तो बेसिकली सोशल स्टॉक एक्सचेंज इज अ प्लेस जहां पे सोशल एंटरप्राइजेस आके रजिस्टर्ड होती है, लिस्ट होती है, और वहां से वो लोग डोनर्स का पैसा लेके अपनी कंपनीज के थ्रू गरीबों के लिए और सोशल पर्पज के लिए वो पैसा क्या करती है? खर्चा करती है। जस्ट लाइक एक नॉर्मल कंपनी स्टॉक मार्केट के थ्रू कैपिटल रेस करती है, एक नॉर्मल कंपनी शेयर मार्केट के थ्रू पैसा लेके आके अपने कंपनी में वो पैसा इन्वेस्ट करती है, वैसे ही सेम जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सोशल एंटरप्राइजेस के, सोशल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू पैसा लेके आके सोशल पर्पजेस के लिए क्या करती है? खर्चा करती है। ऐसे स्टॉक एक्सचेंज को कहा जाता है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज इज एक्सचेंज वेयर सोशल एक्ट एज अ ब्रिज, ब्रिज के तौर पे काम कर रहा है। डोनर, लेस इन्फॉर्म्ड बट विलिंग डोनर्स एंड लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल वर्क। लेस इन्फॉर्म्ड बट विलिंग डोनर्स मतलब जो देना चाहते हैं पैसा लेकिन उनको ज्यादा पता नहीं है ऐसी कंपनीज के बारे में जो सोशल पर्पस के लिए काम कर रही है, और सोशल कंपनी जिनको पैसा चाहिए, इनके बीच में सोशल स्टॉक एक्सचेंज ब्रिज बन के काम कर रहा है। और जो स्टॉक सोशल स्टॉक एक्सचेंज है वो सेबी के अंडर ही रजिस्टर्ड है। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज में आप कोई फ्रॉड नहीं हो सकता। तो आज के बाद अगर आपको बड़े बड़े डोनेशन देने हैं तो ये डोनेशन आप सोशल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सोशल ऑर्गेनाइजेशन को दो, ताकि वो जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन का आप डोनेशन दे रहे हो वो सही तरीके से पैसा आपका यूज करेंगे सही कामों के लिए, ये आपको ट्रस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो सब इनके अंडर में क्या होंगी? रेगुलेट होती रहेंगी। इसीलिए आपको टेंशन की बात नहीं है।
आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज इज स्टॉक एक्सचेंज जहां पे सोशल एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड होती है और डोनर्स उनके थ्रू क्या करते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को पैसा डोनेट करते हैं, और ये भी सेबी के अंडर ही कवर्ड होते हैं। जैसे दो टाइप की सोशल स्टॉक एंटरप्राइजेस होती है, एक फॉर प्रॉफिट, यानी कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जो कमाती तो प्रॉफिट है, लेकिन उस प्रॉफिट का पैसा वो सोशल पर्पस के लिए काम करती है। तो बोलोगे सर वो प्रॉफिट वाली कंपनी है, प्रॉफिट कमा रही है, हाँ प्रॉफिट कमा रही है, बट वो पैसे को वो कहाँ पे यूज कर रही है, प्रॉफिट के पैसे को भी सोशल पर्पस के लिए यूज कर रही है। तो भले ही वो बेच मोबाइल वाली कंपनी होगी जो मोबाइल बेच रही होंगी, मोबाइल बेच के प्रॉफिट कमा रही होंगी, लेकिन उस प्रॉफिट का पैसा वो सोशल पर्पस के लिए क्या कर रही है, यूज कर रही है। तो दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं एफपीई, फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइज। फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइज जो प्रॉफिट तो कमा रही है लेकिन वो पैसा सोशल पर्पस के लिए क्या कर रही है, यूज कर रही है। नेक्स्ट आता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ। नेक्स्ट आता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ, जो सेक्शन 8 यानी ट्रस्ट सोसाइटी जो होती है, जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनाई जाती है, जो सोसाइटी की सेवा करने के लिए बनाई जाती है, सोशल पर्पस के लिए बनाई जाती है। क्लियर और नॉट क्लियर? यहां तक किसी को डाउट है? इसके बाद आखिरी पॉइंट, दैट्स इट। तो ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो है बेसिकली इसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को अप्रूवल मिल गया ये ओपन करने का, सेबी से उन्होंने अप्रूवल मांगा था कि भैया हमको अप्रूवल दो, सेबी ने उनको अप्रूवल दे दिया। एनएससी गेट सेबी नॉड, नॉड मतलब अप्रूवल, कि क्या बना लो तुम, सोशल स्टॉक एक्सचेंज बना लो। यहां तक किसी को कोई डाउट है? बोलो, फिर ये आखिरी पॉइंट डिस्कस करते, दैट खत्म चैप्टर। हाँ कर सकते हैं रत्नाकर, बट नॉट डायरेक्ट एग्जैक्टली ऐसे ही होता है, कर सकते हैं बट अभी उसकी पूरी प्रॉपर गाइडलाइंस आने की है, जो आपने डाउट पूछा रत्नाकर। और किसी को यहां तक कोई डाउट है? हाँ सेकंड लेस तो भी पढ़ाया नहीं, ये तो पढ़ाऊंगा अभी मैं, ये वाला पॉइंट तो मैंने पढ़ाया नहीं, पढ़ाऊंगा, ये पढ़ाना है बाकी, यही लास्ट पॉइंट बचा हुआ है। इसके पहले अभी तक कोई डाउट है कि आपको, वो पूछ लो, ये तो अभी पढ़ा रहा हूँ बेटा, ये पढ़ाया नहीं पॉइंट। श्योर? अब मेरे को बताओ आपने में से कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने ये सुना हुआ है कि शेयर मार्केट में, या आपको पता है कि शेयर मार्केट में शेयर ट्रेडिंग कैसे होती है? जैसे मान लो आज आपने शेयर बेचा, तो पैसे आपको आज ही मिल जाते हैं, कि आपको पता है ये बारे में, कि जैसे मैंने आज शेयर बेचा तो उसके पैसे मेरे को आज मिलेंगे या कब मिलेंगे? मेरे पास शेयर है कंपनी का, मैंने स्टॉक एक्सचेंज में मेरे पास शेयर्स थे, मैंने शेयर्स आज बेचे, तो शेयर्स बेच के मेरे बैंक में पैसे आज के आज आ जाते हैं, ये एक दो दिन बाद आते हैं? या मैंने अगर शेयर खरीदा, तो शेयर खरीदता तो मैं आज हूं, पैसे तो मैं आज देता हूं, लेकिन खरीद तो मैं आज रहा हूं शेयर, लेकिन मेरे पास शेयर मेरे डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं क्या? चलो कुछ थोड़ा बहुत आप लोगों को पता है ऐसा लग रहा है, बट ठीक है, फिर भी मैं बहुत नॉर्मल तरीके से बताता हूँ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हमारी कंट्री के दो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है T+0 बीटा वर्जन फॉर सेटलमेंट सेटल ऑफ इक्विटी एंड ऑप्शनल बेसिस। मतलब क्या है T+0 बीटा वर्जन, क्या है सुनाता हूँ। जनरली कैसा होता है, हमारी कंट्री जो है वहां पे ना सेटलमेंट साइकिल जो होता है, शेयर्स मार्केट में सेटलमेंट साइकिल क्या चलता था जनरली, T+2 सेटलमेंट साइकिल हमारी कंट्री में अभी तक ज्यादातर चल रहा था, T+2 सेटलमेंट साइकिल इन शेयर मार्केट। अब तुम बोलोगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ T+2 सेटलमेंट साइकिल? तो इसका मीनिंग होता है, यहाँ पे टी स्टैंड करता है ट्रांजैक्शन डेट के लिए। मतलब क्या, जनरली जैसे आप शेयर मार्केट में बाय या सेल करते हो, उसको शेयर मार्केट की लैंग्वेज में कहा जाता है ट्रांजैक्शन करना। आप शेयर मार्केट में कोई भी शेयर खरीद रहे हो तो उसको बोला जाता है शेयर मार्केट की लैंग्वेज में ट्रांजैक्शन। आप शेयर मार्केट में कोई भी शेयर बेच रहे हो उसको कहा जाता है ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन मीन्स यू आर बाइंग एंड सेलिंग the shares in the share market, you are buying and selling the shares in the share market, that is called as transaction। उसको क्या कहा जाता है, ट्रांजैक्शन कहा जाता है। तो बाय और सेल ऑफ अ शेयर, इसको क्या कहा जाता है शेयर मार्केट की लैंग्वेज में, ट्रांजैक्शन कहा जाता है। तो अब इसमें अगर एक मैं आपको बात बताऊं, तो हमारी कंट्री के अंदर जैसे जैसे जनरली मान लो 3 अक्टूबर 2024 एग्जांपल के लिए, 3 अक्टूबर 2024 को या तो आपने शेयर खरीदा या तो शेयर आपने बेचा, दोनों में से आपने कुछ भी करा। तो फॉर एग्जाम्पल आपने 3 अक्टूबर 2024 को शेयर बेच दिया, ठीक है ना? तो क्या होता था, इस 3 अक्टूबर 2024 को हम बोलेंगे ट्रांजेक्शन डे। अब शेयर तो आपने इस दिन बेच दिया, लेकिन आपके पास जो पैसे हैं आपके बैंक अकाउंट में वो उस सेम 3 तारीख को नहीं आ जाते। भले ही आपने 3 तारीख को शेयर बेच दिया था, लेकिन उस 3 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आते। वो पैसे आपके बैंक अकाउंट में कब आएंगे, 2 दिन के बाद। तो ट्रांजेक्शन डेट प्लस 2 दिन, मतलब 3 तारीख को आपने शेयर बेचा तो 3 तारीख को छोड़ दो, 4 और 5, अब आपके बैंक अकाउंट में पैसे आने को 5 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में क्या आएंगे, पैसे आएंगे।
यानी तुम सोचोगे मैंने तो शेयर आज बेचा तो आज के आज पैसे नहीं मिलेंगे, नहीं, 2 दिन के बाद। जिस दिन भी तुम शेयर खरीद बेच रहे हो उसके 2 दिन के बाद। सेम शेयर खरीदने के समय कि आप जिस दिन, जैसे आपने 3 तारीख को शेयर खरीदा तो ये 3 तारीख हो गई आपकी ट्रांजेक्शन डेट। तो 3 तारीख को अगर आपने शेयर खरीदा तो ये 3 तारीख प्लस 2 दिन, तो आपके जो डीमैट अकाउंट, हमारे जो शेयर्स होते हैं ना वो डीमैट अकाउंट में होते हैं, ऑनलाइन वर्जन में डीमैट अकाउंट में। तो वो शेयर्स भी हमारे पास आज के आज नहीं आ जाते, वो कब आते हैं हमारे डीमैट अकाउंट में, 2 दिन के बाद आते हैं। तो हमने आज शेयर खरीदे तो आज पैसे भले ही दे दिए, लेकिन आज के आज शेयर नहीं आएंगे, वो कब आएंगे, 2 दिन के बाद। तो सेम शेयर खरीदोगे तो 2 दिन के बाद, शेयर बेचोगे तो 2 दिन के बाद। T+2 ट्रांजेक्शन डेट और +2 डेज, इस तरीके से आपका काम होगा। आई होप इट इज क्लियर, हाँ या ना। तो ये जनरल सेटलमेंट साइकिल हमारी कंट्री के अंदर शेयर मार्केट में बहुत टाइम तक चल रहा था, बहुत हद तक अभी भी चलता है, ठीक है ना। बट अब हमारी कंट्री की जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जो हमारी कंट्री के बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, शेयर मार्केट है, उन लोगों ने थोड़ा सा और आसान करने की कोशिश करी एंड दे इंट्रोड्यूस T+0, दे इंट्रोड्यूस T+0 बीटा, दैट इज ट्रायल वर्जन सेटलमेंट साइकिल। अब तुम बोलोगे T+0, तुम बोलोगे T+0, तुम क्या बोलोगे, T+0 सेटलमेंट साइकिल का मतलब क्या हो गया सर, T+0 सेटलमेंट साइकिल मतलब बीटा वर्जन है, ये ट्रायल वर्जन। बीटा वर्जन मतलब ट्रायल वर्जन के तौर पे, मतलब क्या, ट्रांजैक्शन डेट +0 डेज, ट्रांजैक्शन डेट +0 डेज, ट्रांजैक्शन डेट +0 डेज, ठीक है ना। अब तुम बोलोगे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि तुम जिस दिन पे शेयर खरीदोगे, जो तुम्हारी ट्रांजैक्शन डेट रहेंगी, जिस दिन तुमने शेयर खरीदा उसी दिन सेम डेट पे तुम्हारे डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएगा। तुमने जिस दिन शेयर बेचा उस दिन सेम डेट पे तुम्हारे अकाउंट में पैसा भी आ जाएगा। That is called as same day settlement cycle or also called as T+0 settlement cycle. Same day settlement cycle or zero settlement cycle. Yes, 0 days, T+0. मतलब same day, that is transaction date. You will receive the share if you buy or you will receive the money if you sell. तो तुमने अगर आज शेयर बेचा तो आज की आज ही, 2 दिन का वेट नहीं करना, आज की आज ही तुम्हारे डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएगा। तुमने आज शेयर, सॉरी मैं मिस्टेक, तुमने शेयर बेचा तो आज की आज तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तुमने शेयर खरीदा तो आज की आज तुम्हारे डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएगा। तो तुम जिस दिन शेयर बेच रहे हो उस दिन सेम डे तुमको पैसा मिल जा रहा है, तुम जिस दिन शेयर खरीद रहे हो उस दिन सेम डे तुम्हारे अकाउंट में पैसा चले जा रहा है, शेयर आ जा रहा है। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज T+0, जिसके ऊपर शेयर मार्केट अभी काम कर रहा है ट्रायल वर्जन के तौर पे, ऑप्शनल बेसिस पे, कि जिनको ये सिस्टम पे काम करना है वो इस पे कर सकते हैं, जिनको नहीं करना है वो नॉर्मल वाले पे चलते रहेंगे। तो ये चीज पे अभी हमारी कंट्री वर्क कर रही है, हमारी कंट्री का शेयर मार्केट। इससे ये हो जाएगा कि हमारी कंट्री के अंदर फिर शेयर मार्केट वाज लाइक कि जिस दिन शेयर बेचोगे उस दिन तुमको पैसे मिल जाएंगे, तुमको टेंशन की जरूरत नहीं, 2 दिन भी रुकने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। तो लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ये भाई ट्रायल बेसिस पे क्या हो रहा है, वर्कआउट हो रहा है। अभी तक ये एग्जैक्टली पूरे 100% एप्लीकेबल हुआ नहीं है, बट आने वाले साल 1.5 साल में मैक्सिमम मेरे को लगता है कि ये चीज हमारी कंट्री में एप्लीकेबल 2 साल मैक्सिमम हो जाएगी। बट अभी ट्रायल बेसिस पे, ट्रायल वर्जन के तौर पे चल रहा है कि लोग इसको कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं कितना नहीं, ये पता चल रहा है। आर यू ऑल गेटिंग द पॉइंट और नॉट, क्लियर और नॉट, क्लियर और नॉट। लिख लो बेटा, ये जो ना, जब मैं इतनी देर तक पेज ओपन रखता हूँ ना, आप स्क्रीनशॉट ले लो, जो लिख, कोई दिक्कत नहीं। ट्राई ऑलवेज कि आप लोग लिख लिया करो ये सब चीजें। ये सब एकदम आसान लैंग्वेज में इसलिए लिखता हूँ कई बार मैं चीजें छोटी मोटी, ताकि आप लोगों को बाद में दिक्कत ना जाए। क्लियर, देखो एक बार रिवीजन, हमने क्या क्या पढ़े। हमने पढ़े ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस, जहां पे निफ्टी 50 और सेंसेक्स की बात आती है। निफ्टी मतलब टॉप 30 कंपनी, टॉप 50 कंपनीज के शेयर के प्राइसेस का एवरेज। सेंसेक्स मतलब टॉप 30 कंपनीज के प्राइसेस का एवरेज। ये क्या है, ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस, ठीक है ना, जो हमारी कंट्री के अंदर शेयर मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस को बता रहा है। सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस को जो बताते हैं उसको क्या बोला जाता है, सेक्टरल इंडाइसेस। सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस को जो बता रहा है, सेक्टरल इंडाइसेस। फिर होता है स्ट्रेटेजी इंडाइसेस। स्ट्रेटेजी इंडाइसेस का मतलब होता है लास्ट 1 साल के अंदर जिन भी टॉप 50 कंपनीज का अल्फा अच्छा था, परफॉर्मेंस अच्छी थी, लास्ट 1 साल के अंदर जिन भी कंपनीज का अल्फा परफॉर्मेंस, अल्फा मतलब परफॉर्मेंस अच्छी थी, वो उनको बोलेंगे हम टॉप अल्फा 50, निफ्टी अल्फा 50। और लास्ट 1 साल के अंदर ऐसी 100 में से 30 कंपनीज, निफ्टी 100 में से ऐसी 30 कंपनी जिसकी वोलेटिलिटी चेंजेस बहुत कम थे, ठीक है ना। फिक्स्ड इनकम शेयर मार्केट, जो फिक्स्ड गारंटी दे रहे हैं आपको, फिक्स्ड इनकम की, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। फिक्स्ड इनकम मतलब फिक्स्ड इनकम की गारंटी दे रहे हैं ऐसे सिक्योरिटीज। हाइब्रिड फिक्स्ड इंडेक्सेस, हाइब्रिड का मतलब क्या हो गया, निफ्टी और फिक्स्ड इनकम मिक्सचर,
सोशल स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे सोशल एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड होती है और डोनर्स सोशल एंटरप्राइजेस के सोशल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सोशल ऑर्गेनाइजेशन सोशल एंटरप्राइजेस को पैसा डोनेट करते हैं ताकि उनका पैसा सही जगहों पे यूज हो और लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन को पैसा डोनेट करे। और सोशल स्टॉक एक्सचेंज किसके थ्रू रजिस्टर्ड होता है? सेबी के अंदर रेगुलेट होता है। दो टाइप के होते हैं, एक एफपीओ फॉर प्रॉफिट, जो पैसा कमाएंगे लेकिन वो पैसा सोशल पर्पज के लिए खर्चा करेंगे, और जो पैसा कमाने के लिए बैठे ही नहीं है, एनजीओ सेक्शन 8 कंपनीज। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के को अप्रूवल नोड मिल गया है सेबी की तरफ से कि वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज बना ले। तो एनएससी जो है वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज भी बनाया है, किसके अप्रूवल से? सेबी के अप्रूवल से। किसके अप्रूवल से? सेबी के अप्रूवल से। क्लियर? और दूसरा आता है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और व्हाट डू यू मीन बाय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज? सॉरी, दूसरा आता है बॉम्बे और स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी और एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बेसिकली ये स्टॉक एक्सचेंजेस आप क्या के ऊपर वर्क कर रहे हैं? T+0 के ऊपर। T+0 का मतलब क्या होता है? T+0 का मतलब होता है कि जिस दिन आप शेयर खरीदोगे उसी दिन आपके अकाउंट में शेयर आ जाएगा, जिस दिन आप शेयर बेचोगे उसी दिन सेम डे आपके ट्रांजेक्शन डेट पे आपके अकाउंट में क्या आ जाएगा? पैसा आ जाएगा। हाँ जसमीत कौर, करंटली T+1 T+2 दोनों कई बार वर्क करते हैं। T+0 2 ईयर बिल है, यस करेक्ट। ऐसा T+1 भी होता है कि जिस दिन ट्रांजेक्शन हो उसके नेक्स्ट डे पे पैसा आएगा या शेयर आएगा। बट ज्यादातर अभी T+2 और ही चल रहा है, बट T+0 ऑप्शनल बेसिस पे भी चल रहा है। क्लियर? सो यहां तक किसी को कोई भी डाउट है? मतलब मैं एकदम क्रक्स लेके आया हूं आपके सामने तक। लास्ट पॉइंट ये वाला, बेटा ये क्या लिखा है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी गेट्स सेबी नॉड टू सेटअप सोशल स्टॉक एक्सचेंज। इसका मतलब क्या हो गया कि सेबी जो है उसने अप्रूवल दे दिया किसको? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को, कि तू भी एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज ओपन कर ले। ठीक है ना? तो सेबी ने अप्रूवल दिया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को, नॉट मतलब अप्रूवल दिया स्टॉक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को, एनएससी को, क्या ओपन करने के लिए? सोशल स्टॉक एक्सचेंज ओपन करने के लिए। आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर नाउ। श्योर? पक्का? डन? डन ना? डन? चल। सो हाँ अभी तो उन्होंने किया है, बाकी लोग करने के बाकी है सागर। अब थोड़े थोड़े धीरे धीरे और ओपन हो रहे हैं। नाउ क्लियर? चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। नेक्स्ट क्लास में रिवीजन भी आप लोगों को करा दिया साथ साथ में, ताकि आपको दिक्कत ना आ जाए। ठीक है ना? मिलते हैं मालक नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। आई होप आपको मजा आ रही होंगी, आई होप आपको याद हो रहा होगा, आई होप आपको क्लैरिटी आ रही होगी। ठीक है ना? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।